फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम करेंगे हिंदी के डेली 20 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर अभी नॉर्मली हम देखें तो 60 सेट्स होंगे इसमें, और एक सेट में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल आपके हो जाएंगे 1200 हिंदी के क्वेश्चंस जो इस सीरीज में करे जाएंगे। और ये क्वेश्चन गाइज कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा, जितने की आयोग ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो बढ़ते हैं आपने पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, देखिए, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है। तो आपको बताना है ये सरल वाक्य है, जटिल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन डी में भी इसने संयुक्त वाक्य दिया है गाइज, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, संयुक्त वाक्य। ठीक है, देखिए, छात्र ने परिश्रम नहीं किया, उसके बाद यहाँ पर क्या लगा है, इसलिए लगा है। तो बीच में अगर इसलिए का प्रयोग होता है और दो वाक्य इससे जुड़ते हैं तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो कैसे वाक्य कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गाइज ये 1 दरोगा फर्स्ट प्रथम पाली में पूछा गया हिंदी का सेट है, इसके 20 के 20 क्वेश्चन हम आज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की जो भाषा है वो है हिंदी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें गाइज हिंदी की, तो हिंदी क्या है, देखिए, इसको राजभाषा के रूप में अपनाया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, 14 सितंबर को हम देश में हिंदी दिवस भी मनाते हैं। दूसरा, अगर बात करें गाइज, भारत में जो भाषा परिवार है वो 4 भाषाई परिवार है। ठीक हो गया, कितने भाषाई परिवार हैं, 4 भाषा परिवार है। मैं इसको आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा में, देखिए कितने भाषा परिवार हैं, 4 भाषा परिवार। तो याद रखिएगा। और इन 4 भाषा परिवार में पहला आती है आपकी भारोपीय परिवार, दूसरा आ जाता है आपका द्रविड़, तीसरा आ जाएगा गाइज आपका ऑस्ट्रिक, और चौथा हो जाएगा आपका चीनी। ठीक है, ऑस्ट्रिक और चौथा हो जाएगा चीनी। अगर पूछे हिंदी जो है वो कौन से परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। और सबसे अधिक भारत में जो भाषाई परिवार है, जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है वो भारोपीय है। लगभग 73% भारोपीय भाषा बोली जाती है। दूसरे नंबर पर द्रविड़ आती है 25% के साथ। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिक आ जाएगी 1.3% के साथ, और चीनी तिब्बती आ जाएगी चौथे नंबर पर 0.7% के साथ। तो इतने गाइज इंपॉर्टेंट बातें हो गई हमारे इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है। तो आपको बताना है इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। तो पहला देखिए उज्ज्वल, ये आपका होगा नहीं, क्योंकि उज्ज्वल जो लिखा जाएगा उज्ज्वल, ठीक है, 2 जौ होते हैं और दोनों क्या होते हैं, आधे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गाइज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूपण में प्रेषक का नाम व पदनाम होता है। तो अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, ये सरकारी पत्र का ही एक क्या हो जाएंगे गाइज, भाग हो जाएंगे। इसमें जो प्रेषक होता है, जो संदेश को भेजता है, उसका जो एड्रेस होता है वो बाईं ओर सबसे टॉप पे सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बाईं ओर शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। तो ईमेल लिखा हुआ है गाइज, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, ईमेल जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन आपसे पूछता है कई बार, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वप्रथम जो खोज हुई थी इसकी हुई थी 1971 में। किसके द्वारा की गई थी, तो रे टॉमिल्सन के द्वारा। ठीक है, रे टॉमिल्सन नाम याद रखना है आपको, इन्होंने सर्वप्रथम ईमेल को बनाया था। अब ईमेल है क्या, ये एक आधुनिक दृश्य माध्यम है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है।
तो देखिए संबंधवाचक संज्ञा विशेषण, ऐसा विशेषण जो दो के बीच में क्या बताता हो, संबंध बताता हो। तो ऑप्शन नंबर ए मौसेरा भाई आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए ये है विकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होते हैं, अगर हम लिंग वचन या काल में चेंज करते हैं तो उन शब्दों में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे शब्द क्या कहते हैं, कहलाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, ये सारे के सारे विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे मैं बोलूं इस या फिर आज, ठीक है, कल, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अगला ऑप्शन सी है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कैसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनको अगर तोड़ दिया जाए तो इनका अपना अलग से कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे मैंने बोला जल, अगर आप जल को ब्रेक करोगे, जल को तोड़ोगे तो इसका अपना अलग से कोई भी मीनिंग नहीं होगा। पानी हो गया, हवा हो गया, ये ऐसे शब्द हैं गाइस जिनको अगर ब्रेक किया जाता है, अगर तोड़ा जाता है तो अलग से मीनिंग नहीं होता। अगला है योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ किसी तीसरे पर्सन के पास जाए वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। आप इनको सिंपली ये भी कह सकते हो, जितने बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं वो सारे के सारे शब्द क्या होंगे, योग रूढ़। जैसे नीलकम आपका क्या हो जाएगा, नीलकंठ हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, महावीर हो जाएगा, ये सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे, योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे, जिनका अर्थ किसी तीसरे पर्सन के पास जाता हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुश प्लस आसन में संधि है। तो देखिए कुश प्लस आसन, अब यहाँ हो क्या रहा, ये लिखा हुआ है गाइज कुश प्लस आसन। जब आप इसे तोड़ेंगे तो देखिए कुश में जो साउंड आएगा वो आएगा ओ का, और ओ के बाद अगर आ आया है तो जो संधि हो जाती है वो संधि हो जाती है दीर्घ संधि। ठीक हो गया, तो दीर्घ संधि हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ओ ई उ के बाद क्रमशः अगर ओ ई और उ आते हैं तो जो संधि होती है वो कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो नीलिमा शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या आ जाएगा, देखिए नील प्लस ईमा से क्या है, नीलिमा का निर्माण हुआ है। तो नील प्लस ईमा, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, ईमा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे बात आई हुई है गाइस प्रत्यय की। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो किसी सार्थक शब्द के अंत में जुड़कर उसमें कुछ क्या कर देते हैं, अर्थ में या तो कुछ विशेषता ले आएंगे या उसमें कुछ परिवर्तन कर देंगे। प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं कृत प्रत्यय और दूसरा जो होता है वो होता है त्वधित प्रत्यय। दोनों में अंतर क्या होता है, तो जब भी किसी क्रिया के अंत में कोई शब्द जोड़ा जाएगा तो वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। अगर किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में आप लास्ट में जोड़ रहे हो, अंत में उसमें जोड़ रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, त्वधित प्रत्यय हो जाएगा। जैसे मैंने बोला पढ़ना, ठीक है, यहाँ पढ़ना क्या है, क्रिया है, और पढ़ धातु में हमने अना प्रत्यय को क्या किया गया है, जोड़ा है। तो ये जो प्रत्यय हो जाएगा वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। त्वधित प्रत्यय का उदाहरण की बात करें गाइस, तो अगर हम लिखें सामाजिक, ठीक है, तो सामाजिक में क्या हो गया, समाज शब्द में हमने इक प्रत्यय को जोड़ दिया। तो इक प्रत्यय को जोड़ा है, समाज क्या है, सर्वनाम हो समाज क्या हो जाएगा आपका, संज्ञा हो जाएगा। तो संज्ञा में हमने क्या कर दिया, इक प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, त्वधित प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है। तो पूर्ववर्ती का विपरीत होता है परवर्ती। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आप अपने क्वेश्चन ये वीडियो रोक के गाइज अपने
पहले आंसर भी देख सकते हैं और आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है ये बता सकते हैं। आपका स्कोर कितना हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। यहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई देते हैं। तो पहला ही इसमें क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हुए यहाँ पे नहीं आ सकता। देश भर में यह बात फैल गई, बिल्कुल सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये भी सही है। न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो 3 के 3 ऑप्शन आपके सही है। पहला क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से क्रिया के सही भेद हैं। तो क्रिया के कितने भेद है गाइज, आपको ये बताना है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक और दूसरी क्या होती है, अकर्मक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें गाइज सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भेद की। तो सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है। सिंपली अगर मैं बताऊं, ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता, क्रिया तथा कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, ये किसका उदाहरण हो जाएंगे, सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएंगे। या आप सिंपली बोल सकते हो, कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें अन्य चीज को प्रभावित करेगा, वो किसी और चीज को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, एक एग्जाम्पल लिख के समझते हैं इसे। देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिखा, नरेंद्र खाना खाता है। ठीक है, नरेंद्र खाना खाता है। और एक एग्जाम्पल लिखा हमने, नरेंद्र खाता है, नरेंद्र खाता है। तो दोनों से आपको क्लियर हो जाएगा सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। देखिए, सकर्मक नाम ही से लग रहा है ना, जब कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नरेंद्र क्या खाता है, नरेंद्र खाना खाता है। नरेंद्र यहाँ क्या है, कर्ता जो कि काम को कर रहा है। खाता है, क्रिया हो रही है। क्या खाता है, खाने को खाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्म पर क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो नरेंद्र खाता है, नरेंद्र तो करता है, खाता है आपकी क्रिया है। क्या यहाँ कोई कर्म है, नहीं है। तो अगर कर्म की अनुपस्थिति है किसी वाक्य में, तो वो जो उदाहरण हो जाएगा वो किसका उदाहरण हो जाएगा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। सिंपली अगर हम बोलें तो कर्ता का जो प्रभाव होता है, जो कर्ता काम करता है उसका प्रभाव अगर किसी कर्म पर नहीं पड़ रहा, किसी अन्य चीज पर नहीं पड़ रहा है, तो वो जो क्रिया हो जाएगी वो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। जैसे हम बोलते हैं राम हंसता है। ठीक है, राम डायरेक्ट हंसता है, क्या यहाँ कहीं भी कर्म है, नहीं है। जब कर्म नहीं है तो क्रिया क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बघेली किस उपभाषा की बोली है, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी की या बिहारी की। तो बघेली जो गाइज आपकी भाषा होती है वो किसकी होती है, पूर्वी हिंदी की। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अब बघेली के साथ साथ इसमें है क्या गाइज, देखिए बघेली बोली कहाँ जाती है, तो महाराष्ट्र, यूपी और नेपाल के क्षेत्रों में ये बोली जाती है। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में क्या आता है गाइज, एक आ जाएगा आपका पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो भाषाएं बोली जाती हैं ये हैं अवधी, मगही, ठीक है, अवधी, भोजपुरी, अवधी भोजपुरी नहीं आएगी ना गाइज, क्योंकि भोजपुरी तो आपकी बिहारी की हो जाएगी। अवधी आ जाएगी इसके अंतर्गत, बघेली आ जाएगी, और आपकी क्या आ जाएगी, छत्तीसगढ़ी आ जाएगी। छत्तीसगढ़ी, ये तीनों भाषाएं बोली जाती है पूर्वी हिंदी। उसके बाद पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें तो पश्चिमी हिंदी में आ जाएगी आपकी ब्रज भाषा आ जाएगी, खड़ी बोली आ जाएगी, हरियाणवी आ जाएगी, और क्या आ जाएगी, बुंदेली और कन्नौजी। ये किसके अंतर्गत आ जाती हैं, पश्चिमी हिंदी। फिर आपकी बिहारी आ जाती है, तो बिहारी में आपकी आ जाती है मगही, उसके बाद मैथिली और भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। एक ऐसे ही राजस्थानी भाषा में आ जाती है मेवाड़ी, मेवाती और मारवाड़ी। तो ये इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछे छत्तीसगढ़ी कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, घोड़ा का पर्यायवाची है। तो घोड़े का पर्यायवाची पूछ रहा है आपसे, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, घोड़े के और पर्यायवाची की बात करें तो घोड़ा हो गया, अश्व हो गया,
घोटक हो गया, ये सारे के सारे किसके होते हैं? घोड़े के। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है तमाल। तो गाइस तमाल क्या होता है? ये एक सदाबहार वृक्ष है। क्या है? सदाबहार वृक्ष की प्रजाति है। जम्बुक की बात करें तो जम्बुक जो होता है ये किसको कहा जाता है? गीदड़ को। और गीदड़ के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो श्रृंगाल हो गया और सियार हो गया, ये किसके हैं? जम्बुक के पर्यायवाची। उसके बाद वायस की बात करें तो वायस होता है कौवा। ठीक है, तो जो कौवा होता है, कौवे का पर्यायवाची क्या है? वायस है। वायस, करण, करठ और इसको क्या बोला जाता है? पिसुन भी बोला जाता है। ये होते हैं कौवे के पर्यायवाची। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं हवाई पत्र, निर्यात पत्र, पारपत्र या प्रेषण पत्र। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। पासपोर्ट को क्या कहा जाता है? पारपत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो त्रिपाठी जी के अगर बारे में बात करें गाइज, इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896 को। ठीक है, 1896। कहाँ हुआ था? तो मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु होती है 15 अक्टूबर 1961 को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि छायावाद के जो 4 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं उनमें से एक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सूर्य कुमार भी बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे सूर्य कुमार किसे कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बोला जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ कौन है अगर ये पूछे आपसे, तो क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, उसके बाद निराला जी हो जाएंगे, सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे, और एक कौन हो जाएंगी? महादेवी वर्मा। ये 4 क्या माने जाते हैं? छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने? तो ये किया था मतवाला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 17। किसी भी विचारधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है को कहते हैं। तो किसी भी पत्र पर अगर आपने आदेश देना है या राय देना है तो उसको बोला जाता है टिप्पण। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से दंतोष्ठ ध्वनियां हैं। तो दंत और ओष्ठ जिसमें दोनों का प्रयोग हो वो आपको बताना है। तो आप बोल के भी देख सकते हैं इसे। व और फ को बोलने में आपके दांत और होठ दोनों का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? वंशीधर, भूषण, दत्ताजी राव या यशोधर बाबू। तो गाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा? यशोधर बाबू। नेक्स्ट है स्रोत। अच्छा, यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में बात आई है गाइज। तो मनोहर श्याम जोशी जी का जो जन्म हुआ था वो 9 अगस्त 1933 को हुआ था। ठीक है, राजस्थान में। और उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई वो 30 मार्च 2006 को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। मनोहर श्याम जोशी की अगर हम मुख्य कविताओं के बारे में या इनकी मुख्य रचनाओं के बारे में बोले तो क्या, ठीक है, क्याप इनकी रचना है, उसके बाद कसप इनकी रचना है, नेताजी कहीन इनकी रचना है, कुक्कुर। मुख्य रचना जो है इनकी क्याप आ जाती है क्योंकि इसके लिए इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 2005 में। किसकी रचना के लिए? तो क्याप रचना के लिए इनको मिला था। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का गाइज, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्रोत भाषा से विचारों को जो अभिव्यक्त किया जाता है उसे कहा जाता है अनुवाद। ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो सकते थे वो मैंने आपको बताए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।